वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10वीं वर्ग के बिहार बोर्ड के हिंदी के पाठ नंबर 7 परंपरा के मूल्यांकन के व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन इसको रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को हो गई थी। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद को सुशोभित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, घर की बात आदि रचनाएं इन्होंने की हुई है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। परंपरा का मूल्यांकन एक किताब का नाम है और उसी किताब से इस पाठ को लिया गया है। इसमें लेखक ने समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। परंपरा का मतलब एक अटूट सिलसिला होता है या एक चलता हुआ क्रम होता है। मूल्यांकन का मतलब उसका आंकन करना, उसके महत्व का आंकन करना, उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। तो उसके महत्व के बारे में जो एक सिलसिला चल रहा है, उसी सिलसिला के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे और उसी पर लेखक ने विचार व्यक्त किया हुआ है। शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। रामविलास शर्मा जो है एक ख्याति प्राप्त बहुत बड़े आलोचक थे, आलोचना करते थे। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया हुआ है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य साहित्य जो होता है वह भाषा को कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य है, उर्दू, अंग्रेजी, यह सब साहित्य है। तो लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो कोई भी रचना करते हैं उनको साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जो साहित्य में एक सिलसिला चलता है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्य परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि साहित्य का परंपरा जो है वह इसको बदलना चाहिए। पुराने ज़माने में लेखक जो थे वह अपने से ऊंचे कवियों के लेख को कॉपी कर देते थे, उनके लेख को हूबहू उसी तरह उतार देते थे। लेकिन लेखक का मानना है कि दूसरे के कवियों का लेख को कॉपी नहीं करना है, अपने दिमाग से किसी भी लेख को लिखना है, किसी के लेख को चुराना नहीं है। मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी विकास होता है। व्यवहार में देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि, क्या भारत के क्या यूरोप के, तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती जो भी कवि बीत गए हैं उसी को पूर्ववर्ती कहा जाता है। तो 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो कवि थे, चाहे वह भारत के हों, चाहे यूरोप के हों या पूरे कवि हों, सभी अपनी रचनाओं का पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते थे। सभी अपनी रचनाओं में जिस तरह जो है पहले के कवि अपनी रचना करते थे, उसी तरह उन्हीं का कॉपी करके जो 19वीं और 20वीं सदी के कवि थे वह भी रचना करते थे। उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। लेखक कहते हैं कि दूसरों को नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है
अधम का मतलब वह निचली दर्जे का होता है। लेखक यह कहते हैं कि पुराने ज़माने के जो कवि थे 19वीं और 20वीं सदी के, वे जो है अपना साहित्य रचना अपने से पहले वाले कवियों का कॉपी करते थे, उनका जो है वह नकल करते थे। तो लेखक इसके खिलाफ है। लेखक कहते हैं नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है और उसका सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। तात्पर्य यह कि लेखक कहते हैं कि अगर कोई साहित्य हो उसको दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए तो अपना कलात्मक जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होता है, उसको खो देता है। तात्पर्य यह कि ऐसे साहित्य से कला की आवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका तथा रूस ने एटम बम बनाए, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। तो लेखक कहते हैं कभी भी साहित्य का निर्माण होना चाहिए तो वह दूसरों की नकल करके नहीं होना चाहिए। अपने से उस साहित्य को अपने दिमाग से, अपने विवेक से, बुद्धि से साहित्य का रचना करना चाहिए। दूसरों कवियों के, दूसरों लेखकों का कॉपी नहीं करना चाहिए, उसका नकल नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं 19वीं सदी में शेली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया था। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मकता को पहचाना। साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है स्वाधीनता संग्राम में। किसी भी देश को आज़ाद कराने में साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो लेखक यह कहते हैं जिस तरह शेली तथा वायरन ने स्वाधीनता के लिए यूनानियों को एकजुट किया, उसी तरह भारतीयों ने भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान एकजुट किया। मानव समाज बदलता है और अपनी अस्मिता कायम रखता है क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है। साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग सांस्कृतिक रूप से एक हैं। लेखक कहते हैं साहित्य से एकजुटता होती है, चाहे उन लोगों का धर्म, जाति कुछ भी हो, लेकिन अगर साहित्य एक है तो फिर जो है उन लोगों के बीच प्रेम होता है। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभाषी होने के बावजूद जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय वह राष्ट्रीय अस्मिता समर्थ प्रेरक बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती है। साहित्य जो होता है वह लोगों को मुसीबत में लड़ने के लिए प्रेरित करती है, वह लोगों के बीच हौसला अफजाई करती है, लोगों के हौसलों को बुलंद करती है। लेखक आगे कहते हैं जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। साहित्य परंपरा से लोगों के बीच एकता आती है। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार हैं। सुदृढ़ एवं पुष्ट बनाने वाले साहित्यकार भी हैं। लेखक जो टॉल्स्टॉय हैं यह रूसी जाति के अस्मिता, इज्जत को सुदृढ़ और उसको पुष्ट, ऊंचा और मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण श्रेय जाता है टॉल्स्टॉय को। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के पहले वहां रूसी तथा गैर रूसी थे, किंतु इस क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी जातियां एक हो गई, साहित्य के कारण ही एकजुट हो गई। फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसा भारत का है वैसा सोवियत संघ का नहीं है। लेखक कहते हैं दुनिया में जो है वह सबसे अधिक जातियां भारत में पाई जाती है और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा इतिहास पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो, चाहे वह सोवियत संघ हो, रूस ही क्यों ना हो, उसमें भी नहीं है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। लेखक कहते हैं यूरोपियन संस्कृति एक जैसी है लेकिन यूरोप कभी भी राष्ट्र नहीं बना। यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है, लेकिन भारत में इतनी विभिन्नता के बावजूद भी भारत एकजुट है। यह साहित्य परंपरा की ही देन है। आगे लेखक कहते हैं राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं जाती है, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। यहाँ के लोगों के बीच राष्ट्रीयता जो है वह थोपी नहीं जाती है, इतिहास की देन है। यहाँ के लोगों के संस्कृति में राष्ट्रीयता पाई जाती है और देशभक्ति पाई जाती है। इस संस्कृति के
इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है, साहित्य का सबसे बड़ा योगदान है। जो भारत में यह संस्कृति विकसित हुई है एकता की और राष्ट्रीयता की, उसमें देश के कवियों का सबसे बड़ा योगदान है। रामायण एवं महाभारत इस देश की संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। लेखक का तर्क है कि यदि जारशाही रूस, जारशाही का मतलब क्या होता है, जार किसको कहा जाता है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो वहाँ पे सम्राट का व्यवस्था था, वहाँ पे राजतंत्र था। तो जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है। उसके बाद जारशाही का अंत हो जाता है और रूस एक समाजवादी व्यवस्था के रूप में उभर कर आता है। तो वह नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है। तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेखक कहते हैं कि समाजवाद अगर भारत में होती तो फिर भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, इसकी इज्जत शान शौकत कितनी बड़ी होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह तो समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि अगर भारत में समाजवाद आ जाए तो भारत के सामने दुनिया का कोई भी देश नहीं टिकेगा। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति जो होता है वह बहुत कम लोगों के हाथ में चला जाता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है, लेकिन देश के जितने भी साधन हैं सभी साधन का उचित उपयोग वह समाजवादी व्यवस्था के अंदर ही हो सकता है। इसलिए भारत में समाजवाद जरूरी है। देश की निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, अपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे। लेखक यह मानते हैं अगर देश के सभी लोग साक्षर हो जाएं तो फिर जो है वह दक्षिण के लोग उत्तर की कविताएं पढ़ेंगे और उत्तर भारत के लोग दक्षिण की कविताएं पढ़ेंगे। दोनों में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञानार्जन, केवल ज्ञान ग्रहण करने की भाषा होगी। आगे लेखक कहते हैं हम अंग्रेजी ही नहीं यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे। इससे जो है भारत में सांस्कृतिक और एकता और अधिक बढ़ेगा। एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। लेखक कहते हैं कि अगर भारत के सभी लोग साक्षर हो जाएं तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के साहित्य को पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के साहित्य को पढ़ेंगे। इससे अंग्रेजी जो है भारत में प्रभुत्व जमा रहा है या अपना प्रभुत्व नहीं जमाएगा और अंग्रेजी केवल ज्ञान के लिए भाषा हो जाएगा, वह केवल ज्ञान ग्रहण करने के लिए भाषा हो जाएगा। और इसके साथ भारत के लोग यूरोप के भिन्न भिन्न भाषाओं का भी अध्ययन करेंगे और उसमें भारतीय साहित्य का भी विकास होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।